हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज 26 नवंबर है एंड टुडे इट इज़ दी 71st नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो आज के 10 एमसीक्यूज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने पूछे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम 15th August 1947 to 26th November 1949 the administration of our country ran in accordance with the provisions of dash. First, Government of India Act 1919. Second, Government of India Act 1935. Third, Cabinet Mission Plan. And fourth, Cripps Mission Plan. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर है बी, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसके अंदर ये लिखा था कि जैसे इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, द डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अब दोनों कंट्री के पास ये फ्रीडम थी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं, लेकिन इस एक्ट में ये प्रोविजन था कि जब तक ये दोनों डोमिनियंस जो है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, तब तक इन दोनों डोमिनियंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक चलेगा। तो इस वजह से आंसर होगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1949। तो ये ट्रांजिशन पीरियड के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस एक्ट के मुताबिक चलता था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली had more than 5 members. Second, the draft of constitution prepared by drafting committee was open for discussion and proposed amendments. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा है कि ड्राफ्टिंग कमिटी के अंदर 5 से ज्यादा मेंबर थे। यस, इट इज करेक्ट। ड्राफ्टिंग कमिटी कंसिस्ट ऑफ टोटल 7 मेंबर्स। उसके चेयरमैन कौन थे? विच वॉज चेयर्ड बाय बी आर आम्बेडकर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। फेब्रुआरी 1948 जिसके अंदर ड्राफ्टिंग कमिटी ने अपना पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीज किया, एंड इट वाज ओपन फॉर द डिस्कशन एंड टू प्रपोज अमेंडमेंट्स फॉर द पब्लिक फॉर 8 months। 8 महीने तक उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते थे, अगर चाहे तो उसके अंदर अमेंडमेंट भी आप प्रपोज कर सकते थे। पब्लिक डिस्कशन के लिए ये ड्राफ्ट जो है वो ओपन था। फिर उसके बाद अक्टूबर 1948 में फिर से ड्राफ्ट रिलीज किया गया आफ्टर फॉलोइंग दिस ड्यू पीरियड, और फिर उसके बाद 6 महीने के अंदर फाइनल ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। Question number 3, which of the following part or article of the Constitution came into force on 26 November 1949? मतलब कि इनमें से कौन सा पार्ट या आर्टिकल जो है वो 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू हो गया था। फर्स्ट, सम प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स। एंड थर्ड, आर्टिकल 324। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 3। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जो 26 नवंबर को लागू हो गए थे। उसमें से है आर्टिकल 5 to 9 विच डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। फंडामेंटल राइट्स जो है वो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुए थे। जब भारत रिपब्लिक बना तो उस दिन ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो लागू हुए थे। आर्टिकल 324 विच डील्स विद द इलेक्शंस, तो ये भी उसी दिन लागू हो गया था। तो 1 and 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एलिफेंटाइन साइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। सेकेंड, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। थर्ड, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फोर्थ, ह्यूज पॉपुलेशन।
तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1, 2 एंड 3। फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है। इंडिया के अंदर काफी जियोग्राफिकल डाइवर्स रीजन है, तो ये एक करेक्ट है कि हर एक टाइप के एरिया के लिए कोई अलग प्रोविजन, कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सवाल में ये पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी साइज का क्यों है, फैक्टर्स कौन से हैं। दूसरा फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। काफी सारे एक्ट हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का है 1935। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो काफी बल्कि था, तो इसकी वजह से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की साइज जो है वो बहुत बड़ी है, बिकॉज काफी सारे प्रोविजंस इस पर्टिकुलर एक्ट में से लिए गए हैं। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, किसी भी स्टेट के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के अंदर, तो सभी को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इसलिए भी बड़ी साइज है। ह्यूज पॉपुलेशन डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉपुलेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, तो इस वजह से ये फोर्थ फैक्टर जो है वो इनकरेक्ट होगा। इसकी जगह काफी सारी बुक्स के अंदर ये भी एक रीजन दिया गया है दैट द प्रेजेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर काफी सारे मेंबर्स ऐसे थे कि जिनका बैकग्राउंड जो है वो लॉ बैकग्राउंड था, और इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लॉज को काफी बड़ा इंटरप्रेट किया है, तो इसके चलते भी कॉन्स्टिट्यूशन की साइज जो है वो बहुत बड़ी है। सो हमारा आंसर होगा ए 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग proudly acclaimed that Indian constitution has been framed after ransacking all the known constitutions of the world? First, Jawaharlal Nehru. Second, K.M. Munshi. थर्ड, B.R. आम्बेडकर एंड फोर्थ, राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। B.R. आम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने ये कहा था, प्राउडली ये क्लेम किया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट जितने भी नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है उन सभी को देख के ही बनाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से लिया गया है। फिर जो फिलोसॉफिकल पार्ट है जैसे फंडामेंटल राइट्स है, तो ये लिए गए हैं यूएसए से, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड जो पॉलिटिकल पार्ट है विच डील्स विद द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। तो उन्होंने ये प्राउडली कहा था कि हमें ऐसी कोई शर्म नहीं है, काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने जो इंडिया के लिए सूटेबल पॉइंट्स थे वो बोरो किए हैं। सो आंसर इज सी, B.R. आम्बेडकर। Question number 6, which of the following feature was not present in the Indian Constitution on 26 November 1949? First, secular character. Second, universal adult franchise. Third, emergency provisions. And fourth, 3-tier government. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 3-tier गवर्नमेंट, जिसको एनफोर्स किया गया 1992 में by introducing 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts. कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि सेक्युलर वर्ड जो है वो 1976 में ऐड किया गया था प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, लेकिन सेक्युलर कैरेक्टर जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही था। सिर्फ प्रियम्बल के अंदर सेक्युलर वर्ड जो है वो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, ये फीचर जो है वो पूरा 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following pairs are matched correctly about the sources of borrowed features of the constitution? First, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सामने फीचर्स दिए गए हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नर, रूल ऑफ लॉ, इमरजेंसी प्रोविजंस। सेकेंड, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स दिए गए हैं सिंगल सिटीजनशिप, रीट्स एंड बाइकैमरलिज्म। थर्ड, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स है जुडिशियल रिव्यू, वाइस प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट।
तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज ऑफ दिस फीचर, रूल ऑफ लॉ वॉज बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फ्रॉम दिस एक्ट। ये दोनों करेक्ट है। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वो 1935 में से लिया था। इमरजेंसी प्रोविजंस भी यहां से लिए थे। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजन जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में से, लेकिन नहीं, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या लिया था कि इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश हो जाते हैं, तो वो पार्ट जो है वो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में से लिए थे। 1935 में से ये दोनों है वो करेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से सिंगल सिटीजनशिप ली है, रीड्स ली है एंड बाइकैमरलिज्म लिए है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में से जुडिशियल रिव्यू, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वहां से ली है, और प्रेसिडेंट का जो इंपीचमेंट प्रोसेस है वो वहां से लिया गया है। तो आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री was the first to start its constitution with preamble? First USA, second India, third Britain and fourth France. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, यूएसए। यूएसए ऐसा कंट्री है जो पहला कंट्री है विश्व का जिसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से स्टार्ट हुआ था। लेटर ऑन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस सूट। तो इंडिया जो है इट इज नॉट द फर्स्ट कंट्री, इट इज द यूएसए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज असेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल स्फीयर्स? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है कि जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल का हर एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होता है। पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, पार्ट 3। किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए उनको हक देना जरूरी है। दैट मीन्स टू गिव देम फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 के अंदर है। दैट मीन्स पार्ट 3 इज द असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल द स्फीयर्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। Question number 10, which of the following has minimal authority while amending the constitution? Option A, Lok Sabha, option B, Rajya Sabha, option C, President of India, and option D, all of the above have special role to be performed. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पे ये लिखा है कि किसके पास सबसे कम ऑथोरिटी है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ आर इक्वल। प्रेसिडेंट जो है उनके पास सबसे कम ऑथोरिटी है। ये बिल जो है वो दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। दोनों के पास ये अथॉरिटी है कि बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट। उनको बिल को मंजूर करना ही पड़ेगा। ही कैन नाइदर विथहोल्ड हिज असेंट नॉर ही कैन रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। उनको इसके ऊपर असेंट देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट के पास सबसे कम अथॉरिटी है। सो आंसर इज सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आज के 10 MCQs जो है वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड थे। आगे चल के ऐसा कोई दिन आएगा तो हम फिर से इस टाइप के थीम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपकी कोई डिमांड है कि इस पर्टिकुलर थीम के ऊपर भी क्वेश्चंस बनाए जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।